नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत न सिर्फ हम आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि कुछ ऐसी मशहूर शख्सियात से भी रूबरू कराते हैं जिनसे मिलकर आगे चलकर आप भी कामयाबी की मिसाल बन सकें। बात करें करियर फील्ड की, तो आज हम आपको एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के बारे में अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, हम आपको हर हफ्ते अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, लेकिन इस बार तालीमी पॉलिसी और मैनेजमेंट से मुंसलिक फील्ड एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। किस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या है इसमें आगे जाके करियर ऑप्शंस, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड है क्या। दुनिया के तालीमी नक्शे पर वसीतर मैदानों में से एक है एजुकेशन का मैदान। यही मैदान किसी भी नौजवान की दीगर मैदानात में कामयाबी की राह हमवार करता है। आज एजुकेशन का मैदान सिर्फ टीचिंग यानी दरस व तदरीस तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बदलते हुए मंजरनामे में नए नए इम्कानात सामने आ रहे हैं, जिनके सबब ये शोबा किसी भी दीगर शोबे की बनिस्बत वसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। टीचिंग हो या काउंसलिंग, अपने आप में एक वसी मैदान बन चुका तालीम का शोबा आज एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी नौजवानों के मुस्तकबिल को नई बुलंदी अता कर रहा है। अगर आप एजुकेशन के मैदान में कुछ नया करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि ये मैदान आप ही के लिए है। इसमें एक तालीमी इदारे के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने और मैनेजमेंट की बारीकियों को सिखाया जाता है। तालीमी इदारों के निज़ाम से मुंसलिक इस फील्ड में नौजवानों को तालीमी इदारों के मकासद को हासिल करने के ज़िम्न में इंसानी व मादी वसाइल का मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लायक भी बनाया जाता है। इस मैदान में नौजवानों को तालीम व तहकीक से रूबरू कराने वाले अहम इदारे का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के जरिए कायम करदा ये मुल्क का अहम इदारा है जो एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में इंसानी व मादी वसाइल को तैयार करने के साथ साथ तहकीक में भी सरगर्म है। ये इदारा तालीमी मनसूबाबंदी और इंतजामी उमूर के मैदान में एमफिल और PhD के जरिए नौजवानों को काबिल बनाने के साथ साथ तालीमी निज़ाम की बेहतरी में भी कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है। अगर आपको भी तालीमी मनसूबाबंदी और इंतजामी उमूर का मैदान मुतासिर करता है तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए अपने मुस्तकबिल को नई समत दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड को कुछ हद तक समझ लिया होगा। इस फील्ड में क्या नए बदलाव आ रहे हैं और क्या है इसमें आगे करियर ऑप्शंस, ये जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर कुमार सुरेश। सर, खैर मकदम है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर एक नौजवान एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड को जानना चाहे तो आप क्या कहेंगे? जो एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही, इसमें असीम संभावनाएं हैं। इसलिए जो भी इस क्षेत्र को समझना चाहेंगे, तो जहाँ तक आप जानते हैं कि शिक्षा का संबंध हम सबसे किसी न किसी तरह से होता है, लेकिन उस शिक्षा को हम क्या दृष्टिकोण दें, किस तरह से उसका दिशा निर्देश करें, ये समझना हमारा एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि हम एक निश्चित दिशा की ओर से एजुकेशन में जो भी हमें हमारी संभावनाएं हैं उसका हम एक प्रोग्राम बनाएं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रेटजी तैयार करें और इसकी हम ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जो हमारी सोच है वो कार्यान्वित हो सके। तो ये पूरा एक हमारी जर्नी होती है और उस जर्नी के एक रूपरेखा को हम एजुकेशनल प्लानिंग के नाम से और उसको इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी होएगी या जो भी उसमें एक्टर्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। तो सर, अगर ये कहा जाए कि ये पूरी एक तरह से एजुकेशनल फील्ड की ओवरऑल प्लानिंग है या फिर सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग होती है? नहीं, अब प्लानिंग तो एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि हर क्षेत्र में अगर कोई
योजना के साथ, कोई उद्देश्य के साथ आप बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। उसमें आप देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या ज़रूरत होगी। अगर मान लिया कि हमने सोचा कि हमारे भारतवर्ष में 100% लिटरेसी हो, तो ये तो हमारा एक उद्देश्य हुआ, लेकिन इस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए हमें योजना बनाने की ज़रूरत है। तो ये योजना अगर हम बना रहे हैं तो ये शिक्षा के क्षेत्र में है, तो इसलिए इसको हम एजुकेशनल प्लानिंग कहेंगे। सर, ये तो बात रही इस फील्ड की। अब ये जानना चाहेंगे कि एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से बना जा सकता है, और अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर किस किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या काम उसे करने होते हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनने की बात होती है तो उसमें भी एक क्षेत्र होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से वो इंस्टीट्यूशन के हेड करते हैं, या एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, एक फैकल्टी को हेड करते हैं, या एक संस्थान को हेड करते हैं, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर का यह काम होता है कि जो भी नीति है या जो भी योजना है उसका कार्यान्वयन किस तरह से हो, उसका सुनिश्चित करना कि सही ढंग से उसका पालन हो, तो ये काम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। लेकिन यह जानकर को आपको खास तौर से आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन यह जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि 3 शब्द इसमें जुड़ जाते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा मैनेजर है, और तीसरा लीडर है। तो आजकल जो अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करते हैं तो लीडरशिप की बात की जाती है, जिसमें कि हम अगर लीडर की बात कर रहे हैं तो उनको इनिशिएटिव लेना होता है, उनको चेंज जो स्थिति है उसमें चेंज लाने की भी ज़रूरत हो, तो चेंज मेकर हो सकते हैं, एजेंट ऑफ चेंज हो सकते हैं, तो इसको हम तो लीडर कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होता है कि जो एक हमने अपना दायरा चुन लिया है, या उसके तहत अगर सरकारी संस्थाओं या सरकार की संस्था की बात करें तो उसमें रूल्स हैं, रेगुलेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा कि रूल के अनुसार से सारी चीज़ें चल रही हैं उसको सुनिश्चित करना। सर, यकीनन एजुकेशन की फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसमें अगर हम एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो किस तरह के करियर ऑप्शंस स्टूडेंट के सामने होते हैं? असीम संभावनाएं हैं। असीम संभावनाओं में अगर हम जोड़ें तो उसमें एक तो यही है कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, क्योंकि ये ख़ास तरह की ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग है, उसके सब्जेक्ट बहुत ही स्पेशलाइज है, तो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भी अगर मान लें कि जैसे साइंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात अब हो रही है, तो कुछ उसी धर्रे पर अगर हम बात करना चाहें तो हमारे भी संस्थान से लोगों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि कई अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, चाहे वो यूएन की संस्था हो या डेवलपमेंट एजेंसीज की संस्था हो, वहाँ वो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उनको चूँकि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है तो उनको कहीं ना कहीं से उनको अगर पंक्ति में खड़े हैं तो आगे उनको रखा जाएगा कि नहीं, ये हमारे लिए कामयाब हो सकते हैं और हमारे कार्यक्रमों को ढंग से ये एक दिशा दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे कि आज जो ज़माना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी कई लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसमें कि सही ढंग से प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ से जो लोग शिक्षा हासिल करेंगे या जिनको ये ख़ास तौर से ये ज्ञान प्राप्त है वो वहाँ भी जा सकते हैं। तीसरी संभावना है कि एक जो बीए और एमएड करते हैं उनके लिए भी आगे जा कर के वो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। तो चाहे वो संस्था को हेड करें या फिर जो है स्कूल को हेड करें या जहाँ जिस स्तर पर, तो उनको ये ज़रूर ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे हम योजना बना सकते हैं, उनका कार्यान्वयन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे ज्ञान को वो कहीं ना कहीं उसके मदद उनसे मिलेगी, इसलिए उनके लिए कई जगह जॉब के ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ इस तौर पर मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब से एक तो इन सर्विस टीचर जो लोग हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन अगर उससे परे अगर हम हट के देखते हैं तो 2007 के बाद से जो भी बैचेज एमफिल और पीएचडी के हमने शुरू किए और जो लोगों ने यहाँ से किया है, आज के डेट में एक भी ऐसे नहीं हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो 100% एम्प्लॉयबिलिटी हमारी संस्थान से जो लोग
निकले हैं उनका ये रहा है, जिसको कि ग्रेजुएशन आउट से एट्रीब्यूट्स कहते हैं, तो उसमें बहुत ही हम अपने आप को सफल मानते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि 100% प्लेसमेंट है आपके यहाँ से जो कोर्सेज करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तो ये जो प्लेसमेंट है वो नेशनल लेवल पे हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे? दोनों ही क्षेत्र में वो निर्भर करता है कि अपना वो ऑप्शन क्या चुनते हैं। तो अभी तक जो हमारे यहाँ है, ज़्यादातर तो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों और अलग अलग संस्थाओं में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर भी गए हैं और वहाँ से फिर हमारे यहाँ से, जिसको कि ग्रेजुएशन आउटकम में हम उनको काउंट करते हैं, तो यहाँ से पास होकर के कुछ और जा कर के आगे शिक्षा के क्षेत्र में और आगे काम किया, जैसे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी है, वहाँ जा कर के और भी जो यहाँ से सीख गए उससे और परे सीखने का प्रयास किया, और वहाँ भी उनकी संभावना बन रही है कि वहीं फैकल्टी हो जाएं या और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। तो ये है। सर, हमने बात करी कोर्सेज़ की, हमने बात करी करियर ऑप्शंस की। अगर हमें इंस्टीट्यूट की बात करें तो नीपा की शुरुआत कब हुई और अब किस मकसद से ये इदारा काम कर रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि इस इदारे के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। शुरू के दिन से ही ये इसको एक अलग स्थान रहा है। 1962 में इस इदारे की स्थापना हुई और ये स्थापना यूनेस्को के 4 सेंटर्स बनाए गए थे अलग अलग पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, और ये एशियन रीजन का ये पहला, इसीलिए इसका पहला नाम जो था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रखा गया, जो पूरे क्षेत्र में एशियन क्षेत्र में यहाँ रखा गया था। तो ये तो शुरुआत यहाँ हुई, लेकिन जिस तरह से काम इस संस्था का था, भारत सरकार ने बाद में कहा कि नहीं, हम ट्रेनिंग के लिए इस इंस्टीट्यूट को इस्तेमाल करेंगे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी एजुकेशन के हैं उनको ट्रेनिंग देना काम होगा। तो ये दूसरा ये पहलू जुड़ा। तीसरा पहलू जब आ गया कि नहीं, रिसर्च होना चाहिए, तो 1979 में रिसर्च इसमें हो गया, इसलिए इसका नाम भी बदल गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और उसके बाद से लगातार इसमें वृद्धि होती रही और बढ़ता रहा संस्थान। वो 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब तो है, उस समय HRD था, और UGC ने कहा कि इतना अहम रोल है इस इंस्टीट्यूशन को, तो हम एक यंग पूल ऑफ रिसोर्सेस हम क्यों न तैयार करें, तो क्यों नहीं आप एक डिग्री की भी शुरुआत करें। शुरू में आप MPhil PhD से करें, और वहीं से हमारी शुरुआत हुई, और अब तो कई साल हो गए और हमारे यहाँ से स्टूडेंट पास आउट भी हुए हैं, और जैसा कि हमने कहा कि आज से एक भी कोई हमारा अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये एक जर्नी है, और रिसर्च, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन, डिसेमिनेशन, पॉलिसी सपोर्ट, ये सारे हमारे कार्य हैं संस्थान के, और इसमें हम खुश भी रहते हैं। ये हमारे छोटा संस्थान है, लेकिन इसके बावजूद कि हम आकार में तो छोटे हैं, फैकल्टी भी हम 50 के आसपास ही हैं, लेकिन अगर कोई इस स्थान को नहीं देखा है नज़दीक से या हमसे इंटरेक्ट नहीं किया है और उसको ये नहीं जानकारी है कि ये सिर्फ 50 लोग हैं, तो जो काम देखेगा तो एक है कि हज़ारों लोग शायद जुड़े हुए हैं इसमें, और एक बहुत बड़ी संस्था है, और तब शायद ये इतना संभव हो पाया है जो संस्थान काम कर रहा है। सर, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि नीपा के कोर्सेज में अगर एक नौजवान एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या कोई एंट्रेंस टेस्ट है, और कितनी सीट्स आपके पास होती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। क्योंकि आज के अगर आप देखे हैं, और मैं श्योर हूँ कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के आई है, उसमें कहा गया है मल्टी डिसिप्लिनरी जो है होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर जोर दिया गया है। हमारी संस्था में जो एडमिशन, अभी तो हम 3 तरह के कोर्सेस हमारे यहाँ हैं। एक तो MPhil PhD इंटीग्रेटेड कोर्स है, और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ एजुकेशन के लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ अलग अलग जो है डिसिप्लिन से, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अलग अलग जो उन्होंने अपना मास्टर डिग्री किया है, उनके लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट हमने रखा है, और एक टेस्ट का एक लेवल है जो कि जिसमें किसी भी डिसिप्लिन से आप आते हैं, अगर आप एक लेवल पर पहुंच गए हैं तो आप जो भी प्रश्न पूछा जाएगा अगर टेस्ट में, तो उसको आप उत्तर दे सकेंगे। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इसका पर्सपेक्टिव इंस्टीट्यूशन का है, और इसलिए एडमिशन के समय से ही ये शुरुआत होती है। जो इंट्रेंस टेस्ट हमारा है नेशनल लेवल पर, हम अभी मार्च अप्रैल में हम
हम एडवर्टीजमेंट लाते हैं, पूरे देश में उसका डिसेमिनेशन होता है, हमारे वेबसाइट पर भी रखा जाता है। और उसके बाद नेशनल टेस्ट में लोगों को क्वालिफाई करना होता है। नेशनल टेस्ट में जो क्वालिफाई रिटन टेस्ट में करते हैं उनका इंटरव्यू होता है और उसके बाद हमारे यहाँ दाखिला होता है। और सीट तो ऐसे 20 सीट हमारे यहाँ हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमने उसका एक्सपेंशन नहीं किया है एमफिल पीएचडी के लिए। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ कोर्सेस हैं, लेकिन वो कोर्सेस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हैं, जो इन सर्विस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो एक तो नेशनल लेवल पर है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहते हैं, जिसमें कि डीओ, बीओ और जो भी शिक्षा के क्षेत्र से सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोग हैं वो यहाँ आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, और 1 साल में उनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है। उनको छुट्टी उसके लिए मिलती है, क्योंकि ये मैंडेट हमारा भी है और राज्यों के साथ हमारी ये ख़ासतौर से अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हमारे यहाँ एक और भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पॉन्सरशिप में एक प्रोग्राम चलता है, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें जितने भी विकासशील देश हैं अफ्रो एशियन रीजन से मेनली, वो उनके यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेटर वो हमारे यहाँ आते हैं, 3 महीना यहाँ रहते हैं, फिर अपने देश में जाते हैं और काम। तो 6 महीना बिताने के बाद उनको हम डिप्लोमा की डिग्री एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में देते हैं। लेकिन ये फुल टाइम ओपन टू एवरीवन अगर हम कहें तो वो कोर्स हमारा एमफिल पीएचडी का है। अब हम मास्टर प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें उसके ऊपर हमारा काम हो रहा है। सर, आपके यहाँ से कोर्स करने के बाद नौजवानों के पास किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उसमें ग्रोथ किस तरह की है? कई तरह के हैं। एक तो ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई मार्केटिंग या फील्ड में जाएगा, जनरली ये नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप की बात होती है। तो एक तो है कि फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन करते हैं तो उनका तो सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स होता है। दूसरा है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी सैलरी फिक्स होता है, लेकिन ग्रोथ की संभावनाएं उनके लिए बहुत ज़्यादा होती है और आगे भी आप अपने करियर में वो बढ़ सकते हैं और जल्दी बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी 2 दिन पहले हमारे स्टूडेंट आए और कहा कि सर हमने फर्स्ट बैच में किया था और आज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और तुरंत हमको जिस दिन हमारा साल पूरा हुआ हम एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। तो ये कामयाबी जो है वो कहीं ना कहीं से यहाँ उनको मिला हुआ है, इस तरह का ट्रेनिंग कि अपने रिसर्च और पब्लिकेशन के बेसिस पर वो जाते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि एनजीओज या इंटरनेशनल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, कैसे ऐसे हैं जिनकी की सैलरी फिर अलग होती है गवर्नमेंट से। सर, नई एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करने में नीपा का एक अहम रोल रहा है। अगर हम बात करें स्कीम्स और फेलोशिप की, तो किस तरह की स्कीम्स और फेलोशिप्स आपके यहाँ चलाई जा रही हैं? जी, दो प्रश्न हैं एक साथ जुड़े हुए। जहाँ तक कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का प्रश्न है, तो जब ये इसका जब बनाया जा रहा था तो कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारे जो संस्थान का रोल है वो इनपुट प्रोवाइड करने का, तो हमने इनपुट अलग अलग क्षेत्रों में प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको जान करके खुशी होगी कि पॉलिसी तो बन जाता है लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे संस्थान से इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी तैयार करी और सारे फैकल्टी मिल करके 2 महीने टाइम दे करके किन किन क्षेत्रों में कैसे हमारी भूमिका हो सकती है, हमने मिनिस्ट्री को इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया और उस प्लान के ऊपर काम हो रहा है। और अभी भी हम अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट एक अगर है क्रेडिट ट्रांसफ़र फ्रेमवर्क, वो उसके लिए ख़ास तौर से संस्थान को कहा गया कि आपकी संस्थान सेक्रेटेरिएट होएगी और दूसरे लोग जुड़ करके आप इसका सुझाव दीजिए। तो हमारा तो शिक्षा के बनाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही के स्तर पर हमारा काफ़ी योगदान होता है। तीसरा स्तर योगदान का होएगा कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें जो लोग जुड़े हुए हैं इसे। तो ये तीनों ही है। दूसरा पहलू आपका प्रश्न का इससे याद नहीं आ रहा है क्या? जी, आपके यहाँ किस तरह की फेलोशिप्स हाँ, चलाई जा रही फेलोशिप हैं? हमारे यहाँ जहाँ कि हमने कहा कि हम सीमित जो है बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, तो हमारे यहाँ यूजीसी नेट के द्वारा जो फेलोशिप दिया जाता है
वही रेट से हमारे यहाँ भी है। इसलिए हमारे यहाँ जो सिलेक्शन भी होता है, ब्राइट बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल टेस्ट भी है और उतना ही करीब 35,000 हमें, जब जहाँ तक याद है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, और उसके बाद हम उनको हाउस रेंट अलाउंस देते हैं। तो ये जो बच्चे आते हैं वो कंफर्टेबली अपना रिसर्च कर सकते हैं, और इन चीज़ों से जो कि कैसे खाना हमारा होगा और कहाँ रहेंगे, तो ये समस्याओं से उनको निजात हम लोग के दृष्टिकोण से मिली होती है, क्योंकि उनको सबको फेलोशिप मिला होता है। सर, आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो नौजवान एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे कि उनके लिए असीम संभावनाएं हैं, और इसको एक कैरियर के रूप में बिल्कुल चुनना चाहिए, क्योंकि अगर हैं तो इस प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आज के दिन में भी बहुत कम लोग हैं जो कि इस तरह से सोच सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट देना तो बहुत आसान है, लेकिन वो अगर या विचार देना आसान है, लेकिन उन विचारों को कैसे कार्यान्वित करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नौजवान जो इन विचारों को कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उनके लिए असीम संभावना है, और इसको कैरियर ये चुन सकते हैं, और वो अच्छा उनके लिए भी साबित हो सकता है। सर, आपने एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर हमको इतनी अहम जानकारी दी और नीपा पर भी इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो ये तो रही आपके मुस्तकबिल की बात, और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट कामयाब हिंदुस्तान की तरफ। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की जो हमारी कामयाब शख्सियत हैं वो हैं पावर लिफ्टिंग में एशियन चैम्पियन रहे और जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर औरंगजेब खुर्रम हाफिज। आइए जानते हैं इनके कामयाब सफ़र के बारे में। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज जो हमारे साथ कामयाब शख्सियत हैं वो हैं पावर लिफ्टिंग के एशियन चैम्पियन रहे और सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया के डायरेक्टर डॉक्टर औरंगजेब खुर्रम हाफिज। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एकेडमिक सरगर्मियों के साथ साथ आपने पावर लिफ्टिंग में भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हम आपके इस कामयाब सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। समझ लीजिए दिल और दिमाग का इस्तेमाल साथ ही साथ किया है मैंने। दिल मेरी खेल से जुड़ी हुई थी, दिमाग मेरा एकेडमिक से। मेरे पिताजी लॉयर है कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो उनका कहना था कि पढ़ाई करो, और हम खेल से जुड़े हुए थे तो हमारा मानना था खेलो।
तो यही हुआ, पहले क्रिकेट में जुड़े रहे, फिर फुटबॉल खेलते रहे, उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आया तो पहलवानी में आ गए, और साथ ही साथ अपना एकेडमिक्स कंटिन्यू किया। जब हम जेएनयू में पीएचडी करने आए, एमएससी पीएचडी करने आए, तो हमारी मुलाकात मरहूम कोच साहब रमेश जोशी से हुई, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में खुद एक मुकाम हासिल किया था। उन्होंने गुरुजी श्री पूरन सिंह जी, जो देश में गुरुजी कहलाते हैं, श्री पूरन सिंह जी, जो हमारे कोच हैं अभी तक, उनसे मुलाकात करवाया, और इस खेल में हमें एक तरह से मौका दिया। शुरुआती दौर पे एक छोटे से मुकाम में सन 2001 में यूनिवर्सिटी लेवल में मैंने छोटी सी चैम्पियनशिप जीती, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात बनी। फिर 2-3 साल में यूनिवर्सिटी में सारी चैम्पियनशिप जहाँ पहलवानी इन्वॉल्व थी, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, सबका चैम्पियन मैं बना। उसके बाद पहली बार दिल्ली स्टेट की तरफ से खेला था सन 2007 में, तब जब बना दिल्ली स्टेट चैम्पियन। बट बहुत बिफोर बिकमिंग दिल्ली स्टेट चैम्पियन बहुत सारी हार हो चुकी थी, स्टेट में 1-2 बार मैं हार चुका था। मेरा मानना है कि हारना ही आपकी सक्सेस, सर हार के आगे जीत है। जी, मेरा मानना है कि हारना ही आपकी सक्सेस स्टोरी बनती है। तो बहुत सारी हार के बाद मैं पहली बार दिल्ली स्टेट चैम्पियन बना। फिर चूँकि मैं बंगाल से हूँ, तो फिर मैंने अपना स्टेट नेशनल के लिए बंगाल बना लिया, और बंगाल से मैं 2008 ऑनवर्ड्स खेलता रहा। लेकिन पैरेलली जब मैं ज्वाइन किया तो इस खेल में उस टाइम पीएचडी कर रखा था, यूँ समझिए शादी भी हो रखी थी। मेरी वाइफ मेरी वो भी यहाँ जामिया में प्रोफेसर है, डॉक्टर रेशमी काजी। तो हम लोग साथ साथ पढ़ते रहे, और हम खेलते भी रहे और पढ़ते भी रहे। तो एक तरह से जब मैं दिल्ली स्टेट चैम्पियन बना, तब ऑलरेडी जामिया में जॉब लग रखी थी मेरी। बट एक जुनून था कि हम करेंगे तो हम खेलेंगे और करेंगे। फिर 2007 में 8 में नेशनल में 3rd प्लेस रही, और फिर काफ़ी नाकामयाबी भी रही कई साल, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं आपका एकेडमिक्स प्रेफरेंस बन जाता है, कभी स्पोर्ट्स प्रेफरेंस बन जाता है, तो उस तरह से एक तरह से आप ऑसिलेट करते हो। बट साथ साथ दोनों को लेके चला जी, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहा पढ़ाई का और जी खेल जी का। जी। और आपके मतलब इस मेहनत को 2017 में मैं एशिया चैम्पियन बन के एक मुकाम में मैंने पहुंचा। सर ये कहा जाता है कि हर कामयाब शख्सियत के पीछे एक और शख्सियत का हाथ होता है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी अहलिया, मेरी वाइफ प्रोफेसर रेशमी काजी, जिन्होंने डंडा लेके एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया मेरे साथ, और शायद इस डिसिप्लिन की वजह से इस मुकाम को हासिल कर पाया मैं। सर, सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर के तौर पर वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सेंटर की फर्दर डेवलपमेंट हो। जैसे अभी हम एमटेक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम बीटेक प्रोग्राम, ताकि राइट फ्रॉम क्लास 12 जो आ रहे हैं उन्हें भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का ज्ञान दें। अभी तो एक मुकाम पे ऑलरेडी वो पहुंच गए हैं जिन्हें हम बताते हैं, बट हम चाहते हैं कि वो क्लास 12 के बाद आए और उन्हें हम फर्दर ज्ञान नैनो टेक्नोलॉजी पे दे, फोकस करवाए, ताकि वो इस फील्ड में आगे निकले। तो ये कोर्स लाना चाह रहे हैं, बाकी हायर अथॉरिटीज़ है चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। सर, आपने हमारे इस खास प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, आपका इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर एक और करियर ऑप्शन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी सीजन के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको